टू स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तभी स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी इंडिया में बहुत कॉन्करर्स आ चुके हैं, जैसे मुगल्स एक्सेट्रा। बट डिफरेंस क्या है कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के प्रीवियस कॉन्करर्स में, जो प्रीवियस हम पर कॉन्कर करके गए थे उन लोगों में, और ब्रिटिश कैपिटलिज्म में। सबसे पहले कॉलोनियलिज्म वो होता है कि जब एक कंट्री अपना रूल किसी दूसरी कंट्री पर इस्टेब्लिश कर देता है, उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब क्या फ़र्क है ब्रिटिश कैपिटलिज्म और प्रीवियस कॉन्करर्स में? जो पहले के हमारे कॉन्करर्स आए थे जैसे मुगल्स वगैरह, उन लोगों ने क्या किया था, वो लोग हमारी इकोनॉमी, जो हमारी नॉर्मल हम जहाँ से पैसे कमाते हैं, वो उन पैसों को लेकर अपना बेनिफिट करते थे एंड इंडिया को रूल करते थे। अब डिफरेंस क्या है उनमें और ब्रिटिश कैपिटलिज्म में? ब्रिटिश कैपिटलिज्म में उन्होंने इतने चेंजेस कर दिए कि हमारी जो इकोनॉमिक बेस थी ब्रिटिशर्स ने वो पूरी चेंज कर दी है। तो टेक्निकली पहले जब कॉन्करर्स आते थे वो हमारा बेस, इकोनॉमिक बेस के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते थे, वो इनफैक्ट हम पर रूल करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए उन्होंने हमारे जो बेस था, इकोनॉमिक बेस था, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए। वो क्या क्या चेंजेस थे? वो ये थे, पहले तो उन्होंने लॉज ही चेंज कर दिए। बहुत सारे लॉज हैं ऐसे जो ब्रिटिशर्स ने चेंज किए हैं और वो अभी तक चलते आ रहे हैं उसी तरह जैसे उन्होंने चेंज किया था। उन्होंने कौन से लॉज चेंज किए? लैंड ओनरशिप्स लॉ, मतलब किसके पास कितनी लैंड रहेगी और कौन लैंड ओन कर सकता है, इस तक के लॉज उन्होंने चेंज किए। व्हाट क्रॉप्स ऑट टू बी ग्रोन, कौन से क्रॉप्स खेती में उगाने हैं वो तक उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। जैसे इंडिगो प्लांटेशन की बात थी, और बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे थे जो उन्होंने लिस्ट किए और अकॉर्डिंगली हमें जो उन्होंने कहा है वही क्रॉप उगाना पड़ता था। तो बेसिकली कि कौन से क्रॉप्स उगाने हैं वो तक उन्होंने ही डिफ़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टर्ड द वे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टुक प्लेस, किस तरीके से प्रोडक्शन होता था गुड्स प्रोड्यूस होते थे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे मार्केट में, उस पूरे लेआउट को, उस पूरे सिस्टम को चेंज किया है इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटर्ड फॉरेस्ट, वो इनफैक्ट जैसे हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट वगैरह जो हमने सुना था, वो फॉरेस्ट में तक एंटर हो गए एंड उन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड करके प्रिजर्व करना शुरू कर दिया अपने कामों के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जैसे टी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ब्रिटिश एंड ब्रिटेन में टी की बहुत डिमांड होती है। क्यों? और क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टी प्लांटेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं और होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट क्लियर करके ट्री प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पॉलिसी इन द कॉलोनियल पीरियड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे आसाम और वो सारे 7 सिस्टर्स, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। किस चीज़ से? बेसिकली फॉरेस्ट पॉलिसी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर अप करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट काटने शुरू कर दिए, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें रेलवे लाइंस बनवानी थी। अब रेलवे लाइंस उन्हें क्यों बनवानी थी? इंडिया में रेल क्यों आई थी? इंडिया में रेल लाइंस इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बनवाई ताकि वो इजीली अपना सामान जो प्रोडक्शन का है, जो इंडिया से बाहर भेजना है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवा सके। एंड रेल की पटरियों के लिए वुड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से आसाम और जो सारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन सब के फॉरेस्ट क्लियर करने शुरू कर दिए गए ताकि उन्हें वुड मिले, ताकि वो रेल लगा सके और सामान इधर से उधर कर सके, राइट। उसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, मतलब हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स पर क्या इम्पैक्ट रहा कॉलोनियलिज्म का, राइट। फर्स्ट है हमारा कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज में क्या है? कल्चरल चेंज में हमें वेस्टर्न आइडियाज़ जैसे लिबरलिज्म, फ्रीडम, इन सब से हम इंट्रोड्यूस होने लगे। नए नए वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग वेस्टर्न होने लगा। हमें पता चला कि लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। ये सब वेस्टर्न आइडियाज़ हैं जिनके कॉन्टैक्ट में हम ब्रिटिश इंडिया की वजह से आए एंड हमने उनको बहुत अच्छे से ग्रास्प किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? हमारा जो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम है, हमारा जो पुलिस एंड एजुकेशनल सिस्टम है, ये सारा एक ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है। जैसे ब्रिटेन में होता है, जैसे ब्रिटेन का स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट उससे काफ़ी मिलता जुलता हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री और लीगल सिस्टम है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सोशल इम्पैक्ट पर। सोशल लाइफ्स में हमारे क्या फ़र्क पड़ने लगा, क्या चेंजेस आए हैं कॉलोनियलिज्म के बाद? बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। पहला, फूड एंड डाइट। हम जैसा खाना खाते हैं आजकल, सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये सब इंडियन नहीं है, ये सब कॉलोनियलिज्म के थ्रू आया है, हमारा पूरा फूड स्टाइल। इनफैक्ट एक बहुत वो पॉपुलर ब्रांड है बिस्किट का, ब्रिटानिया, वो ब्रिटेन के नाम पर बना है। तो बेसिकली हमारे जो इंडियन फूड हैबिट्स है, इंडियन फूड हैबिट्स में ये नहीं ज़मीन पर बैठ के खाया जाता था, ये नहीं होता था कि टेबल चेयर पर बैठ के खाना है, बट आजकल ऑलमोस्ट हर घर में, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, हर जगह चेयर टेबल पर ही हम बैठ के खाते हैं। और वो एक ब्रिटिश इम्पैक्ट है इंडिया पर, वो इंडिया का ओरिजिनल इनहेरेंट नहीं है। जो ये मेथड्स है हमारे, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम साड़ी कौन पहनता है आजकल, रेयर ओकेजन्स पे पहनते हैं, जीन्स टॉप, ये सारे जो हमारे कपड़े पहनने का ढंग है, हमारे खाने का ढंग है, सब कुछ ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स, हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स में नेक टाइज है, स्कर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं लड़कियों के लिए, जो कि दोबारा से एक बहुत ही ब्रिटिश इफ़ेक्ट है इंडिया पर। ये इंडियन इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक ब्रिटिश इफ़ेक्ट है जो कॉलोनियलिज्म का एज अ रेसिड्यू है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पूरी कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश के मामले में पड़ा है। आजकल ऑलमोस्ट हर किसी को इंग्लिश आती है, और नहीं आती है तो हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सारे काम इसी लैंग्वेज से हो रहे हैं। हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको शायद अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट बन गया हमारी लाइफ स्टाइल में। और एक और फ़र्क ये है कि इंग्लिश में यूके इंग्लिश, यूएस इंग्लिश बहुत सारी होती है, हम यूके फॉलो करते हैं। क्यों? कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है, हम यूके इंग्लिश फॉलो करते हैं। यूके की जो प्रोनाउंसिएशंस होती है हम उन्हें यूज़ करते हैं। हमारी जितनी, आज आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखो, बुक उठाओ अपनी सिलेबस की, उनमें यूके इंग्लिश होगी। जैसे स्पेलिंग्स में फ़र्क होता है, हम यूके स्पेलिंग्स को प्रेफर करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म का, ये हुआ है कॉलोनियलिज्म से, हमारी लाइफ्स पर ये इम्पैक्ट पड़ा है। ऑलराइट, अब हम आते हैं कैपिटलिज्म पे। कैपिटलिज्म भी ब्रिटिश के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। कैपिटलिज्म बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो ओनरशिप है, कुछ चीज़ ओन करने का, कुछ चीज़ किसी लाइक वो प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं है, मतलब सरकारी नहीं है वो। मतलब ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर ऐसी लैंड या ऐसी एस्टेट्स जो कोई ना कोई प्रोडक्शन देती हैं, वो प्राइवेटली ओन्ड है और गवर्नमेंट का नहीं है, उसे कैपिटलिज्म कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि मार्केट सिस्टम से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो ये कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म को भी ब्रिटिश इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली ये हम इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म का इतना बड़ा हम पर, हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में जो हम ध्यान नहीं देते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है पर हमें पता नहीं चलता है।